साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 13 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को यहाँ पर देखेंगे और इसमें जो भी हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग के क्षेत्र में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी चीजों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी से पहले भी अनुरोध कर चुका हूं कि यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेली जो है कोई एक अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो चलिए आज के डिस्कशन को प्रारंभ करते हैं हम लोग। यदि हम इसके पहले पेज को देखें तो यहाँ हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो है यह न्यूज। ईवीएम चुनाव आयोग से केंद्रीय सूचना आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है। देखिए हुआ क्या कि केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून के तहत मांगी गई एक जानकारी निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं दिए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है। ठीक है, इस आवेदन में चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम और वोटर्स वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वीवीपैट की विश्वसनीयता के सवाल पर प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछा गया था और केंद्रीय सूचना आयोग ने इसे कानून का घोर उल्लंघन करार देते हुए निर्वाचन आयोग को लिखित स्पष्टीकरण देने का भी निर्देश दिया है। तो ये पूरा घटनाक्रम है। ठीक है, अब यहां पर हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए क्या है इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 है उसके तहत या उसके प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा यह अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, इसलिए यह संवैधानिक निकाय नहीं है। ये संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक, अब इसके संरचना को यदि देखें तो इसके सदस्यों में एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और प्लस 10 से अधिक मतलब अधिकतम 10 जो है वो सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होंगे। तो एक आपका मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 जो है वो सूचना आयुक्त होते हैं। अब इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की जाती है। अब उस समिति में होते कौन है। उस समिति में 3 लोग होते हैं। 3 लोगों की समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब अध्यक्ष के रूप में होते हैं। दूसरा जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं और तीसरे जो सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब कार्यकाल की यदि बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, ये जो लाइन है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि, इसे बाद में जो है संशोधन करके इसे जोड़ा गया। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या अन्य जो सूचना आयुक्त हो। पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। एक बार पद समाप्त होने के बाद जो है कार्यकाल, वो दोबारा से नियुक्ति नहीं पा सकते हैं। देखिए जैसे केंद्रीय सूचना आयोग है वैसे ही राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग होते हैं जिसका गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। यहां पर भी राज्यपाल के द्वारा जो एक समिति की सिफारिश पर, उस समिति में कौन होते हैं। उस समिति में आपके मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्य विपक्षी पार्टी के जो नेता होते हैं वो होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। ठीक है, वही प्रोसेस होता है। अब चलते हैं आगे देखिए यहाँ एक न्यूज और है कि रूस के HSE, कौन सा है, HSE विश्वविद्यालय की रेक्टर निकिता अनिशिमोव ने प्रतिनिधिमंडल के साथ जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का दौरा किया। इस दौरान HSE विश्वविद्यालय, रूस और डीयू के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता और निकिता अनिशिमोव ने दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कहा कि दोस्ती की भावना से दोनों विश्वविद्यालयों के बीच पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग की दिशा में यह पहला कदम है। उन्होंने दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों पर भी जोर दिया। तो ध्यान रखिएगा रूस के विश्वविद्यालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ जो है एक करार किया है। ठीक है, तो ये हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में भी भारत और रशिया के संबंधों के संदर्भ में भी इसका उल्लेख कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे देखें यहां पर एक सेकेंड, यहां पर एक न्यूज जो है वो है आपका मेडिकल संबंधित, जिसमें यह बताया गया है कि गर्भाशय कैंसर, जिसे गर्भाशय कैंसर को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर के नाम से जानते हैं। तो गर्भाशय कैंसर की जांच के लिए जल्द ही स्वदेशी किट जो है उपलब्ध होगी। तो इसी के संबंध में है दिल्ली एम्स
में एक ऐसी जांच किट तैयार हो रही है जिससे गर्भाशय के मुख के कैंसर को सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, का प्रथम चरण में ही पहचान कर 90% तक इस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भारत सरकार ने 2030 तक सर्वाइकल कैंसर पर पूरी तरह से नियंत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार का सर्वाइकल कैंसर पर नियंत्रण का जो लक्ष्य है वो कब तक का है, 2030 तक का है। ठीक है, इस दिशा में देश की शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाएं एवं शीर्ष अदालत कार्य कर रहे हैं। सर्वाइकल कैंसर की प्राथमिक चरण में पहचान के लिए स्वदेशी निर्मित जांच किट लगभग तैयार हो गई है, इसका परीक्षण चल रहा है। तो इतनी चीजें आपको यहां पर पता होनी चाहिए। ठीक है, और कुछ अन्य चीजों को, आंकड़ों को देखें तो दुनिया भर में सर्वाइकल कैंसर जो है महिलाओं में होने वाला चौथा सबसे आम कैंसर है। भारत की यदि बात करें तो भारत में स्तन कैंसर के बाद, भारत में ब्रेस्ट कैंसर या स्तन कैंसर के बाद यह महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग आपका 1,27,526 नए मामले सामने आते हैं और 79,906 मामले मौतें होती हैं। ठीक है, 2030 तक 70% महिलाओं की जांच और 90% लड़कियों का टीकाकरण करने का लक्ष्य है। दुनिया भर में हर 2 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मौत हो जाती है। ग्लोबोकैन 2022 के अनुसार दुनिया भर में अनुमानित 6,63,301 महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चला है और उनमें से लगभग 3,48,874 महिलाओं की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि हम लोग, चूंकि ये दिल्ली संस्करण है, यदि हम लोग लखनऊ संस्करण में देखें तो लखनऊ संस्करण में एक न्यूज दी गई है। वो क्या है, वो लोकसभा चुनाव के संबंध में आप कह सकते हैं जो मतदाता जागरूकता के संबंध में एक पहल है, उस पहल के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये जो पहल की गई है वो गोंडा में की गई है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में की गई है। इसमें किया क्या गया है कि यहाँ के डीएम के द्वारा यह आदेश दिया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं, अधिकारियों के घरों व दफ्तरों पर जो है सकोरे लगाए जाए। सकोरे, अब प्रश्न उठता है कि सकोरा क्या होता है, सकोरा क्या होता है, तो पहले सकोरा समझ लेते हैं। सकोरा क्या होता है? सकोरा मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें पक्षियों के लिए पानी और दाने रखे जाते हैं गर्मियों के सीजन में अधिकतर। इसी सकोरा पर क्या किया जाएगा, मतदान संबंधित नारे लिखे जाएंगे जो मतदाताओं को उनकी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करेंगे और इसको जगह जगह पर लगाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक जागरूकता अभियान के तौर पर इसे चलाया जाएगा। और एक चीज इसी में और याद रखिएगा, एक स्कीम है जिसका नाम है स्वीप स्कीम। इसको याद रखिएगा या नोट कर लीजिएगा कहीं पर। स्वीप स्कीम होता क्या है, तो देखिए इसका पूरा नाम है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम। तो आप जब चुनाव के संबंध में या निर्वाचन आयोग के संबंध में कहीं पे चीजें लिखेंगे या उसकी भूमिका के बारे में, तो वहां पे स्वीप कार्यक्रम को आप लिख सकते हैं और स्वीप का याद रखिएगा, सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम है। ठीक है, तो इसी कार्यक्रम के तहत जो है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस के अवसर पर ये जो नई पहल सकोरा पे आपके टैगलाइन लिख करके जगह जगह लगाने का जो कार्यक्रम से चलाया गया। अब प्रश्न उठता है कि राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल को प्रतिवर्ष जो है राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस मनाया जाता है। इतनी चीज आप यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर यदि हम लोग संपादकीय वाले पेज पे आए तो यहाँ पे जो संपादकीय में जो एक लेख लिखा गया है, कानों में कहर बरपाती आवाजें, तो ये ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है उस पर एक महत्वपूर्ण लेख है। इसमें आपको ऐसे बहुत सारे बिंदु पता चलेंगे जो आप अपने डेली रूटीन में आप उसको अनुभव करते हैं कि ध्वनि प्रदूषण की वजह से आप जब ये शहर में रहते हैं तो आप देखेंगे किस प्रकार से ये ध्वनि प्रदूषण आप पे हावी हो रहा है और आपके शरीर को या कह सकते हैं आपके स्वास्थ्य को, आपके मानसिक स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। उन बिंदुओं के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी। अच्छा लेख है, इसमें हम लोग अलग से वीडियो बना लेंगे। यहां पर एक अगली जो न्यूज है वो है खुदरा महंगाई दर 5 महीने के निचले स्तर अर्थात 4.85% पर पहुंच गई है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखें तो एक आध पॉइंट आपको अच्छे मिलेंगे इसमें। देखिए, खाद्य उत्पादों की कीमतों में नरमी आने से मार्च में खुदरा महंगाई दर घट करके 5 महीने के निचले स्तर 4.8% पर आ गई। तो ये आपको आंकड़ा याद करने की जरूरत नहीं है। शुक्रवार को अर्थात आपका 12 अप्रैल को जारी आधिकारिक आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। अब प्रश्न उठता है ये आंकड़े जारी कौन करता है? ध्यान रखिएगा, यह आंकड़े जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है वो जारी करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति
फरवरी में 5.09% थी, जबकि मार्च 2023 में यह 5.66% पर रही थी। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका खुदरा महंगाई दर है ये किस पे आधारित है? ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित होता है। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति 5 महीनों के निचले स्तर पर रही है। इसके पहले अक्टूबर 2023 में यह 4.87% रही है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में खाद्य उत्पादों की महंगाई दर 8.52% रही, जबकि एक महीने पहले फरवरी में यह 8.66% थी। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति को 4% पर सीमित रखने का दायित्व सौंपा है। तो क्या लक्ष्य रखा गया? 4% पर सीमित रखना है खुदरा मुद्रास्फीति को। ठीक है, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति नीतिगत दरों पर फैसला करते हुए खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों को ही ध्यान में रखती है। इसको भी याद रखिएगा। केंद्रीय बैंक ने इस साल 2024 में सामान्य मानसून की उम्मीद जताते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति जो है वो 4.5% रहने का अनुमान लगाया है। आरबीआई ने अप्रैल जून तिमाही में खुदरा मुद्रास्फीति 4.9% और सितंबर तिमाही में 3.8% रहने का अनुमान लगाया है। अब बात कर लेते हैं मूडीज के बारे में। मूडीज क्या है? एक वैश्विक रैंकिंग एजेंसी है। मूडीज जो है यह यूएसए की वैश्विक रैंकिंग एजेंसी है। इन्होंने क्या कहा है? देखिए इनका मानना है कि 2024 में भारत की आर्थिक तरक्की की रफ्तार पिछले साल 2023 की तुलना में कुछ सुस्त रहेगी। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 में जो है 6.1% बढ़ेगी, जो 2023 में 7.7% वृद्धि से कम है। मूडीज एनालिटिक्स ने एपीएसी क्या होता है? एपीएसी मतलब एशिया प्रशांत। तो एपीएसी एशिया प्रशांत आउटलुक लिसनिंग थ्रू द नाइज शीर्षक वाली अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया, देखिए दक्षिण में आपका भारत आता है, दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपके आसियान देश हैं, ठीक है, वो है। तो दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्थाओं में इस साल सबसे मजबूत उत्पादन लाभ देखने को मिलेगा, लेकिन वैश्विक महामारी के बाद देरी से वापसी के कारण उनका प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। हमें उम्मीद है कि भारत की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद पिछले साल 2023 में 7.7% के बाद 2024 में 6.1% रहेगी से बढ़ेगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कुल मिलाकर के यह जो पूरा क्षेत्र है, मतलब दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र, यह क्षेत्र दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें कहा गया है कि एपीएसी अर्थात एशिया प्रशांत अर्थव्यवस्था इस साल 3.8% की दर से बढ़ेगी, जबकि विश्व अर्थव्यवस्था 2.5% की दर से बढ़ेगी। तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आपके लखनऊ के संस्करण में एक और लेख किसी पर दिया गया है, आर्टिकल दिया गया है, वो है आपकी स्विस गैर लाभकारी संस्था ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के बारे में बात करती है। इस रिपोर्ट में जो है प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के लिए 12 देशों को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो ये हमारे लिए कैसे प्लास्टिक प्रबंधन, प्लास्टिक का जो कचरा है या जो कचरे हैं उसके प्रबंधन के संबंध में कुछ आंकड़े हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए भारत दुनिया में 60% प्लास्टिक कचरे के कुप्रबंधन के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से एक है। मतलब पूरी दुनिया में जो 60% प्लास्टिक कचरे का जो प्रबंधन उसमें 12 देश शामिल है। इन 12 देशों की वजह से है। हालांकि तेजी से विकसित हो रहे एक दक्षिण एशियाई देश का प्रति व्यक्ति इस दक्षिण एशियाई देश का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन दुनिया में सबसे कम है, भारत का। इस रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। स्विस गैर लाभकारी संस्था ईए अर्थ एक्शन की प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 के बाद से वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में 7.11% की वृद्धि हुई है। अनुमान है कि इस वर्ष दुनिया में 22 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न हुआ है, जिसमें से 7 करोड़ टन अंततः पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, क्योंकि उसका प्रबंधन नहीं किया गया है। कनाडा के ओटावा में संयुक्त राष्ट्र की अंतर सरकारी वार्ता आईएनसी की चौथी बैठक से पहले यह रिपोर्ट आई है। वैश्विक नेता प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहा गया है कि विश्व के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए 12 देश जिम्मेदार है। इन 12 देशों में कौन है? चीन है, भारत है, रूस, ब्राजील, मैक्सिको, वियतनाम, ईरान, इंडोनेशिया, मिस्र, पाकिस्तान, अमेरिका और तुर्की है। हालांकि रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति
प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन जो भारत में कितना है, वो प्रतिवर्ष जो है प्रतिवर्ष 8 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। कम होने के कारण भारत को कम अपशिष्ट उत्पादक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। लेकिन इसमें कहा गया है कि 2024 में देश का 74 लाख टन कचरा बिना प्रबंधन के रहने का अनुमान है, जो काफी अधिक है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भारत पर्यावरण में औसतन 3,91,889 टन माइक्रोप्लास्टिक और जलमार्गों में 31,483 टन रसायन छोड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बेल्जियम के नागरिक सबसे अधिक प्लास्टिक कचरे का उत्पादन करते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत सबसे प्रति व्यक्ति के हिसाब से सबसे कम प्लास्टिक कचरा निकालता है और वहीं बेल्जियम जो सबसे अधिक निकालता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर इजराइल पर जनसंहार के लिए एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया। देखिए, इजरायली सेना ने एक नई कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रणाली का उपयोग करके गाजा में संभावित हवाई हमलों के लिए हजारों मानव लक्ष्यों की सूची तैयार की। पिछले सप्ताह प्रकाशित एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई। यह रिपोर्ट गैर लाभकारी आउटलेट प्लस 972 मैगजीन से आई है, जो इजरायली और फिलिस्तीनी पत्रकारों द्वारा चलाया जाता है। रिपोर्ट में इजरायली खुफिया विभाग के 6 अज्ञात स्रोतों के साक्षात्कार का हवाला दिया गया है। सूत्रों का दावा है कि सिस्टम, जिसे लेवेंडर के नाम से जाना जाता है, का उपयोग अन्य एआई सिस्टम के साथ संदिग्ध आतंकवादियों को लक्षित करने और उनकी हत्या करने के लिए किया गया था, जिनमें से कई अपने ही घरों में थे, जिससे बड़ी संख्या में नागरिक हताहत हुए। गार्डियन की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार प्लस 972 रिपोर्ट के समान स्रोतों के आधार पर एक खुफिया अधिकारी ने कहा कि सिस्टम ने बड़ी संख्या में हमलों को अंजाम देना आसान बना दिया। जो सिस्टम है जिसका नाम लेवेंडर है, क्योंकि मशीन ने इसे ठंडे दिमाग से किया। जैसा कि दुनिया भर की सेनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने की होड़ में है, ये रिपोर्ट हमें दिखाती है कि यह कैसा दिख सकता है। सीमित सटीकता और कम मानवीय निरीक्षण के साथ मशीन स्पीड युद्ध, जिसमें नागरिकों को भारी नुकसान होगा। इजराइल इन रिपोर्टों को के कई दावों को खंडन करता है। गार्डियन को दिए बयान में उसने कहा कि वह आतंकवादी गुर्गों की पहचान करने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली का उपयोग नहीं करता है। तो देखिए, इस आर्टिकल से एक तो जो वर्तमान में चल रहा है वो, और किस प्रकार से युद्ध की रणनीतियां बदल रही है, और एक किस प्रकार से विध्वंसक, एक हम ऐसे कह सकते हैं समाज में या ऐसे विश्व परिस्थिति में रह रहे हैं जो बहुत ही विस्फोटक या विध्वंसक है। तो इस चीजों को भी हम अपने आंसर राइटिंग में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। किस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसे कहां इस्तेमाल हो सकते हैं, या उसे क्या ड्रॉबैक्स होंगे, उसको भी, उसके लिए इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है, एक आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग एक सेकंड, यहां पर एक फोटो देखिए। ये जो फोटो है, यहां पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इटली में स्टेलेंटिस और उसके आपूर्तिकर्ताओं के श्रमिकों ने कम उत्पादन स्तर का विरोध करने के लिए हड़ताल किया, जिसका उन्हें लंबी छुट्टी पर जाना पड़ा। तो ये इटली चूंकि चर्चा में था, तो हम लोग इटली को मैप में एक बार देख लेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे थोड़ा सा रूस के बारे में बात करें। रूस यूक्रेन ये लगातार चर्चा में रहते हैं। देखिए, रूस ने कहा कि 2022 का मसविदा समझौता बने यूक्रेन से शांति वार्ता का आधार। रूस ने 12 अप्रैल को कहा कि रूस यूक्रेन का एक मसविदा समझौता दोनों देशों के बीच संघर्ष को समाप्त करने की संभावित वार्ता के लिए आधार हो सकता है, जिस पर 2022 में चर्चा हुई थी। रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस्तांबुल अर्थात तुर्की में मार्च 2022 में जिस मसविदा दस्तावेज पर विचार विमर्श हुआ था, वह बातचीत शुरू करने का आधार बन सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य की संभावित वार्ता में नई वास्तविकताओं को संज्ञान में लेना जरूरी होगा। पेस्कोव ने संवाददाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत में कहा कि तब से कई बदलाव हुए हैं, हमारे संविधान में नई चीजें जुड़ी हैं। रूस ने सितंबर 2022 में 4 यूक्रेनी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, और उसके इस कदम को कीव तथा उसके पश्चिमी सहयोगियों ने गैर कानूनी बताकर खारिज कर दिया। पेस्कोव के बयान से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जो है 11 अप्रैल को जून में स्विट्जरलैंड की मेजबानी में संभावित यूक्रेन शांति वार्ता पर चुटकी लेते हुए चेतावनी दी कि मॉस्को जबरन लागू किसी शांति योजना को स्वीकार नहीं करेगा। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंद्रे लुकाशेंको के साथ मॉस्को में हुई बैठक में कहा, हम सकारात्मक कार्य के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह के किसी प्रयास को स्वीकार नहीं करेंगे जो वास्तविकताओं पर आधारित नहीं हो। रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसके तहत मॉस्को को अपने सैनिकों को वापस बुलाना होगा। ठीक है, यहां पर हम लोग कुछ अन्य चीजों को देखें, जैसे
एक स्पेन की न्यूज है, क्या है यहाँ पर कि दक्षिण पूर्व स्पेन तट के पास, दक्षिण पूर्व स्पेन तट के पास जो है रबर की नाव में 4 महिलाओं के शव मिले हैं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। दक्षिण पूर्व शहर मर्सिया, दक्षिण पूर्व शहर जो आपका मर्सिया है, दक्षिण पूर्व, यदि आप मैप पे देखेंगे जो आपका मेडिटेरियन सी है वहां उसके तट पर है मर्सिया। तो मर्सिया के सरकारी कार्यालय ने कहा कि तट रक्षकों द्वारा देखे जाने के बाद नाव को जो है समुद्री बचाव सेवा द्वारा कार्टाजेना के बंदरगाह पर खींच कर लाया गया। कार्टाजेना का बंदरगाह कहां पे है? स्पेन में, ध्यान रखिएगा। उसने कहा कि महिलाएं उत्तरी अफ्रीकी मूल की प्रतीत होती हैं, चूंकि स्पेन और अफ्रीका के बीच में जो है आपका जिब्राल्टर जल संधि है, इसी जल संधि को पार करके वहां से अफ्रीका से लोग इधर आते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से स्पेन पहुंचने के प्रवासी ऐसी नावों का अक्सर उपयोग करते हैं। तो इतनी चीजें आपको यहाँ पे, तो इसको हम लोग मैप में एक बार स्पेन को देखेंगे कि स्पेन की स्थिति क्या है, भौगोलिक स्थिति क्या है। अब माली की बात कर लेते हैं। तो माली में क्या हुआ है? माली में राजनीतिक गतिविधियों की रिपोर्टिंग पर रोक लगाई गई है। देखिए माली में 2020 से 2 बार सैन्य तख्तापलट हो चुका है, मतलब वहां पे एक प्रकार से स्थितियां सही नहीं है। माली एक अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में देखेंगे तो पश्चिमी अफ्रीकी देश और एक स्थलबद्ध देश है। इसको भी हम लोग मैप में देख लेते हैं अभी बाद में। इसकी राजधानी क्या है? बमाको है। तो याद रखिएगा माली की राजधानी बमाको है। माली की सैन्य सरकार ने देश की मीडिया पर राजनीतिक दलों और संगठनों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग करने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। देश के सैन्य शासन ने सोशल मीडिया में इस संबंध में एक नोटिस जारी किया। यह आदेश टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन और प्रिंट समाचार पत्रों सहित मीडिया के सभी प्रारूपों पर लागू होता है। इससे एक दिन पहले सैन्य शासन ने अगले आदेश तक सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। माली में 2020 से 2 बार सैन्य तख्तापलट हो चुका है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। राजनीतिक उठापटक के साथ साथ देश में आतंकवादी संगठन अलकायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े आतंकवादियों की गतिविधियां भी तेजी से बढ़ी हैं। अब यह स्पष्ट नहीं कि मीडिया में जारी किए प्रतिबंध संबंधी आदेश का दायरा क्या होगा। मसलन इस बात को लेकर के स्पष्टता नहीं, क्या पत्रकार अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर खबर प्रकाशित कर सकते हैं जो सीधे तौर पर देश के राजनीतिक हालात से जुड़े हुए हैं। साथ ही यह भी अस्पष्ट है कि पत्रकारों के कामकाज की निगरानी कौन करेगा। देश में पत्रकारों के संगठन मैशन डे लेपेस ने कड़े शब्दों में इस आदेश की आलोचना की है। संगठन ने कहा कि वह इस आदेश को खारिज करता है। इसने पत्रकारों से देश की राजनीति पर खबरें करना जारी रखने का आह्वान किया है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। एक से जो अगली न्यूज हमें देखनी है, एक सेकंड, यहां पर एक नियुक्ति के संबंध में देख लीजिए। अनुराग कुमार सीबीआई के अर्थात आपके केंद्रीय जांच ब्यूरो के संयुक्त निदेशक नियुक्त किए गए। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। तो इतनी चीज यहां पर आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग खेल पृष्ठ पर। तो खेल परिदृश्य में यदि आप हम लोग देखें तो यहां पर हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, एक सेकेंड, यहाँ पे पहली चीज तो यह है कि पेरिस ओलंपिक में अभियान प्रमुख पद से जो है मैरी कॉम जो है वो हट गई है। देखिए हुआ क्या कि 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम जो है आगामी पेरिस ओलंपिक जो कि 2024 में होना है के लिए भारत के अभियान प्रमुख के पद से हट गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निजी कारणों से उनके पास अब कोई विकल्प नहीं है और इसके संबंध में उन्होंने जो है भारतीय ओलंपिक संघ आयोग की अध्यक्ष पीटी ऊषा को अपना पत्र जो है भेजा है। ठीक है, कुछ अन्य बातों के यहीं पे जब हम बात कर रहे हैं तो कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अभियान प्रमुख होता क्या है। ठीक है, देखिए आईओ अर्थात ओलंपिक जो आपका ओलंपिक समिति है, भारतीय ओलंपिक संघ है, तो आईओ ने 6 बार के शीतकालीन ओलंपियन और ल्यूजर शिवा केशवन को अभियान का उप प्रमुख बनाया था। प्रमुख जो बनाया था आपका मैरी कॉम को बनाया था, उप प्रमुख जो है इन्हें बनाया गया था। वही अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी और राष्ट्रमंडल खेल चैंपियन शरद कमल भारत के पुरुष ध्वजवाहक होंगे और महिला ध्वजवाहक के नाम की घोषणा बाद में होनी थी। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि ओलंपिक खेलों के लिए जो अभियान प्रमुख होते हैं वो किसी भी ओलंपिक में देश के दल का सबसे अहम प्रशासनिक सदस्य होता है। खिलाड़ियों से जुड़ी सारी सुविधाओं के इंतजाम की जिम्मेदारी उसी पर होती है और कोई यदि मुद्दा होता तो खिलाड़ियों को जो पक्ष रखने का नेतृत्व जो करता है या जिम्मेदारी होती है वो इन्हीं पे होती है, यही खिलाड़ियों का पक्ष रखते हैं। अब अगला जो है वो है धावक लक्ष्मण स्थान संबंधी नियमों। जो धावक है जिनका नाम लक्ष्मणन है
जी लक्ष्मणन, इन्हें स्थान संबंधी नियमों के उल्लंघन की वजह से 2 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। देखिए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने लंबी दूरी के धावक जी लक्ष्मणन पर 12 महीने की अवधि में 3 बार स्थान संबंधी नियमों के उल्लंघन के साथ एक बार जांच के लिए उपलब्ध नहीं होने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। लक्ष्मणन ने 2017 एशियाई चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था और वह 2022 में तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान अपने मौजूदा स्थान की जानकारी देने में विफल रहे। तो इसी वजह से इन्हें जो है इन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो अब हमारे लिए यहां महत्वपूर्ण क्या है कि नाडा के बारे में थोड़ा जान ले। ये जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा है, ये है क्या, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? तो नाडा, जिसे इंग्लिश में हम लोग नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं, इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में हुई। इतनी चीज याद रखिए, कब स्थापना हुई? नाडा की 2005 में। वहीं एक है वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी। इसी के सदस्य हैं ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। ठीक है, तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना यदि आप देखें तो नवंबर 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के तहत इसकी स्थापना की गई थी और खेल में डोपिंग के खिलाफ यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2005 द्वारा वाडा तथा विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी को मान्यता दी गई। जिस वर्ष नाडा की स्थापना हुई थी उसी वर्ष। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा मैपिंग वाले सेक्शन में चलते हैं, मैपिंग के कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं। तो मैपिंग वाले सेक्शन में हम लोग 3 देशों के बारे में बात करेंगे, स्पेन हो गया, इटली है और माली के बारे में। तो स्पेन के बारे में यदि देखें तो स्पेन आपका क्या है? ये यूरोप का एक देश है, एक यूरोपीय देश है। और यदि आप इसके पड़ोसी देशों को देखें तो यहाँ पे फ्रांस है, इधर आपका पुर्तगाल है। 2 देश इसके पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और जो आपका पेरेनीज पर्वत श्रृंखला वो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। इन दोनों की सीमा पर ही पेरेनीज पर्वत श्रृंखला और मैड्रिड इसकी क्या है? राजधानी है। मैड्रिड जो है इसकी राजधानी है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप देखेंगे तो बिश्के, वे ऑफ बिश्के की है, बिश्के की खाड़ी है। और इधर साइड देखेंगे नीचे साइड में तो यहाँ पर ये फ्रांस वाले हिस्से में गल्फ ऑफ लायंस है, वो फ्रांस के हिस्से में आता है, स्पेन के हिस्से में नहीं। और यहीं पे ये जो आपको दिख रहा है ये आइलैंड है बालेरिक आइसलैंड है जो स्पेन का है। यहां पे ये मेडिटेरियन सी है, इधर आपका अटलांटिक ओशियन है, इधर आपका अफ्रीका महाद्वीप है। और ये जो है यहाँ पे एक जलसंधि है जिसे जिब्राल्टर जलसंधि कहते हैं, जो कि जिब्राल्टर यहाँ नीचे छोटा सा आप देखेंगे, छोटा सा एक स्थान है स्पेन में नीचे, उस पर यूके का अधिकार है। और इधर आपका कह सकते हैं अफ्रीका साइड में ये जो देश है वो कौन सा है? मोरक्को। तो यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का कार्य करता है जिब्राल्टर जलसंधि, और अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को जोड़ने का कार्य भी करता है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला है इटली के बारे में बात करें तो इटली भी यूरोप का एक देश है जिसकी पहले बाउंड्री देख लेते हैं, इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं। तो इसके नेबरिंग कंट्रियों में आप देखें फ्रांस से इसकी सीमा लगी हुई है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया। ठीक है, इनसे इसकी सीमा लगी हुई है। और इसकी राजधानी क्या है? रोम है। और वेटिकन सिटी जो है यहीं पर स्थित है। वेटिकन सिटी इटली के अंदर स्थित जो है पूरे विश्व का सबसे छोटा देश है। और जैसे कि हमने बात की थी, पेरेनीज जो पर्वत श्रृंखला थी वो फ्रांस और स्पेन के बाउंड्री पर थी। और यहां पर भी एक पर्वत श्रृंखला का फैलाव है, इसका नाम क्या है? एपिनीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों में पो नदी है। इसके अतिरिक्त आप देखें तो इस साइड में यहाँ पर जो नदी, जो आपका सागर है या समुद्र है वो कौन सा है? एड्रियाटिक सी है। ठीक है, सॉरी एड्रियाटिक सी है, जो चरण है एड्रियाटिक सी। और इधर आपका मेडिटेरियन सी है, ये मेडिटेरियन सी है। और यहीं पे मेडिटेरियन सी का ही हिस्सा है आपका थेरियन सी। ये पूरा आपका मेडिटेरियन सी ही जा रहा है। ठीक है, और यहीं पर देखेंगे ये क्रोशिका, ये फ्रांस का है। और सार्डेनिया जो है इटली का है, इटली का द्वीप है। और यहीं पे आप देखेंगे सिसिली द्वीप, ये आपका इटली का है। ठीक है,
और यहीं पर जो ये मेन प्रायद्वीप है और ये सिसिली जो द्वीप है, इसी के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है स्टेट ऑफ मशीनो में शीनिया। स्टेट ऑफ मेसिनिया है। स्टेट ऑफ मेसिनिया जो है, यहां पे आपका थेरियन सी है और इधर है आयनियन सी, इन दोनों को जोड़ता है और सिसिली को, ये मेन जो प्रायद्वीप है, इससे अलग करने का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यहीं पर आप देखेंगे तो यहां एक जलसंधि और है जिसका नाम है स्टेट ऑफ ओट्रांटो है। स्टेट ऑफ ओट्रांटो है, ये एड्रियाटिक सी और इधर आपका आयनियन सी को जोड़ने का कार्य करता है। और ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है, ये पूरा जो हिस्सा है इधर का वो बाल्कन प्रायद्वीप है। ये पूरा हिस्सा आपका बाल्कन प्रायद्वीप है। बाल्कन प्रायद्वीप को इटली प्रायद्वीप से अलग करने का कार्य करता है। तो इतनी चीजें आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं माली के बारे में। माली जो है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो कि स्थलबद्ध देश है। ये एक स्थलबद्ध देश है और इससे होकर के ध्यान रखिएगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है वो गुजरती है। सहारा डेजर्ट भी यहाँ पे इसका फैलाव है, ठीक है। सहारा डेजर्ट का फैलाव जो है आपका माली देश में भी है और ये अफ्रीका का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी क्या है? बमाको इसकी राजधानी है। इसके पड़ोसी देशों में अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो है, कोटे डी आइवरी है, गुनिया है, सेनेगल है और मार्टेनिया है। तो ये इसके पड़ोसी देश है और नाइजर नदी भी जो है माली से होकर के बहती है। तो इतनी चीजें इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।